ये आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है, इंटरमीडिएट का सिलेबस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें भौतिक विज्ञान कक्षा 12 यूनिट फर्स्ट देखिए। यूनिट फर्स्ट के बारे में आपको देखो ये दिया गया है स्थिर वैद्युत की। यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे स्थिर वैद्युत की दिया रखा है। स्थिर वैद्युत की में क्या क्या कम हो गया है, देखो ये जैसे एक दिया है एक समान वैद्युता पतले एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक दिया है गॉस के नियम से। देखो इसमें क्या है, दूसरा जो गॉस का नियम, ये बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये गॉस के नियम से जो एक डेरिवेशन होता था 90% टीचर उसको कराते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही कम पूछा गया, बहुत ही रेयर केसों में 5% केस में पूछा गया, वरना पूछा नहीं जाता था। तो गॉस का नियम नहीं हटा है। गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग होता था पहले, उसके गॉस के अनुप्रयोग में लगभग 4 अनुप्रयोग होते थे। तो मोस्टली टीचर 3 करा देते हैं, 2 करा देते हैं, यानी कोई भी सिद्धांत है उसके 4 प्रयोग हैं तो 3 प्रयोग करा दिए, वो भी काफ़ी है ना। तो केवल वो हटा है, बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी चेंज हो गया होगा। दूसरा देखिए इसमें दे रखा है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत में क्या है, दूसरा है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत में दे रखा है आपको कार्बन प्रतिरोधों के वर्ग को। देखो ये इनको हटाना नहीं था, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ग कोण प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, ये इस कॉन्सेप्ट को बच्चा आर्ट साइड वाले ही पढ़ते हैं। आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th 10th में, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसको तो नहीं छुड़वाया जाएगा, शायद कोई टीचर नहीं छुड़वाएगा इसको, तो ये तो हमें आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे विचार करते हैं। यूनिट 3 दे रखा है आपको। यूनिट 3 में देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, ये तो यूनिट का नाम है। इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है, चुंबकीय द्विध्रुव छड़के चुंबक अक्ष के अनुदिश था। ये चलो अच्छा टॉपिक था, ये थोड़ा टफ भी पड़ता था, हटा दिया, अच्छा बच्चों समझ में काफ़ी कम आता था। लेकिन देखो ये इनको नहीं हटाना था, ये आपको कराना ही पड़ेगा। जैसे अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित, यानी कि आपको जो चुंबकत्व पढ़ाया जाएगा तो ये तो बताना पड़ेगा ना चुंबकत्व क्या होता है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकत्व का गुण रखते हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं चुंबकत्व गुण नहीं रखते हैं। हमारी यूनिट पढ़ा रहे हैं, आपको चुंबकत्व पढ़ा रहे हैं और चुंबकीय पदार्थों के बारे में ना बताएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो आपको कराना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी शॉर्ट हो गया है। इसमें लगभग 5 कॉन्सेप्ट है, 5 में से एक ज़्यादा कराना पड़ेगा, बाद बाकी ये तो शॉर्ट हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है। आपकी यूनिट 4 में क्या, शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा। अब भले ये टॉपिक है, लेकिन इतना बड़ा कोई डेरिवेशन नहीं था कि कोई ज़्यादा बेनिफिट हो गया होगा आपको। मुश्किल 10-10 12-12 लाइन के थे, तो कहने को तो हट गए हैं, लेकिन इनसे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन इनसे पहले वाला डेरिवेशन तो करानी पड़ेंगे, उसी में नोट डलवा के लिखवा देते थे, तो कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 में देखोगे आप, देखो यूनिट 5 में दे रखा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें यूनिट 5 का नाम है। इसमें क्या, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये अच्छा टॉपिक है, इसको छुड़वा देंगे या छुड़वा क्या देंगे, मतलब बोर्ड से हट गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आयोग ने हटा दिया है, तो सही किया, ये तो अच्छा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट में, यूनिट 1 है, सेकेंड पार्ट में यूनिट 1 है। ये क्या है, प्रकाश की गोली दर्पण सूत्र प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ पर देखो देखो कैसे टीचरों की कुछ मजबूरियाँ बनेंगी। अब देखो जैसे इसमें क्या हटाया है, ऑप्टिक्स में गोली दर्पण, इसका डेरिवेशन होता था, हटा दिया तो हम आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे, चल जाएगा। दर्पण सूत्र, अब देखो इसके न्यूमेरिकल होंगे तो भले ही दर्पण सूत्र का डेरिवेशन ना कराया जाए, लेकिन फॉर्मूला के बारे में तो हमें बताना पड़ेगा ना। अब देखो ये दे रखा है प्रकाश का परावर्तन उन्होंने हटा दिया। अब देखो प्रकाश का परावर्तन हटा दिया है, लेकिन आगे जब थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन आपके सिलेबस में है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके सिलेबस में है। जब आप प्रकाश का परावर्तन ही नहीं समझोगे तो फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ से समझोगे। तो कुछ टॉपिक, मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको तो लगेगा ये हटा दिए गए हैं, लेकिन उनको कराना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि उनसे आगे जो एडवांस टॉपिक हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो जैसे देखो प्रकाश का परावर्तन है, जब तक परावर्तन नहीं समझोगे तब तक अपवर्तन नहीं समझोगे, और अपवर्तन नहीं समझोगे और ना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझोगे। और आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, ऑप्टिक्स में प्रकाश की पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है,
तो भाई ये तो आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हम इसको नहीं छुड़वा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश, ये थोड़ा हाइड हो गया है इसमें। सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य दृष्टिगोचर, यानी कुल मिला के प्रकीर्णन के बारे में दे रखा है आपको ये, तो ये चल जाएगा, इसमें कोई बात। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग था, जैसे आकाश सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। जो प्रकाश का आता है वो नीले रंग का ही बादल क्यों होते हैं, ये सब थे। अगर बच्चे चाहेंगे तो करा देंगे, इसमें अगर टाइम मिला तो नहीं छुड़वा देंगे, पेपर में आना ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये दे रखा है आपको, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी विभेदन क्षमता। ये अच्छा किया, काफ़ी लेंथी होते थे ये, और बच्चे को याद भी आसानी से नहीं होते थे, ये हट गया, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश बूस्टर का नियम, समतल ध्रुवीय तथा पोलराइडों के उपयोग, ठीक है। ये पूरा एक यूनिट बनता था, ये लगभग पूरी यूनिट ही गायब है, तो ये तो अच्छा हुआ आपके लिए, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद देखो यूनिट 2 पे देखते हैं, यूनिट 2 में क्या क्या हटा दिया है इन्होंने। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। देखो ये टॉपिक तो भले ही इन्होंने हटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आगे जाके एक चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, जैसे हमारी छतों पर सोलर प्लेट लगी होती हैं, उनके द्वारा जो करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी जब किसी धात्विक पृष्ठ पर फोटोन आपतित होते हैं, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि जो प्रकाश की नेचर होती है वो 2 टाइप्स होती है, तभी तो आप उस घटना को समझ सकते हो। तो भले ही आयोग ने इसको हटा दिया है, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है, लेकिन हम इसे छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि इसके जो आगे एडवांस टॉपिक है वो हमें समझाना है। हाँ, ये चल जाएगा आपका। इसका दूसरा दिया है डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। ये तो लेंथ दिया था काफ़ी, और इसमें चित्र का ज़्यादा महत्व होता था, बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते थे, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आती है यूनिट 3 पे। यूनिट 3 देखिए, इसमें दिया है परमाणु तथा नाभिक। यूनिट का नाम है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा क्योड़ा, उनके रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन। यानी रेडियो एक्टिविटी का लगभग काफ़ी पार्ट, लगभग 50% यहाँ इन्होंने हटा दिया है, ये अच्छा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 पे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक, जेनाडाइड बोल्टता, ये भी हटा दिया है, इसका भी बेनिफिट है। अब देखो इतने टॉपिक तो हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको लग रहा हो काफ़ी कुछ हट गया, काफ़ी कुछ नहीं हटा है इसमें से लगभग 60% टॉपिक ऐसे हैं जो टीचर मोस्टली कराते नहीं थे। और कराते क्यों नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही कम पूछे जाते थे। जैसे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग है, इसे टीचर बहुत कम कराते थे, क्योंकि काफ़ी लेंथी होते थे और बोर्ड में काफ़ी कम आते थे, ठीक है। तो आ भी जाए तो बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उस चित्र को ढंग से याद कर ले, वहाँ जाके अच्छी तरह से समझा के कर आए, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जैसे परावर्तन है, परावर्तन भले ही हट गया, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, हमें तो कराना पड़ेगा ना। अब जैसे प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब ये टॉपिक पढ़ोगे ऑप्टिक्स, तो आपका मन ही नहीं मानेगा, आपको खुद जिज्ञासा होगी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, क्योंकि आगे जाके अब जब विवर्तन पढ़ोगे तो विवर्तन के लिए प्रकीर्णन समझना जरूरी है ना। तो फिजिक्स में सिलेबस इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि जो 3rd चैप्टर पढ़ोगे ना, वो 3rd चैप्टर क्या होगा, 2nd चैप्टर से रिलेट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, 3rd चैप्टर समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने हटाने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें से जितना हटाया है उतने टॉपिक कोई समझदार टीचर होगा तो वो शायद नहीं छोड़ पाएगा, आपको इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अब देखो रह क्या किया गया है, इसमें से लगभग ऐसे जो टॉपिक छुड़वाए गए हैं, इसमें लगभग 20 टॉपिक ऐसे होंगे छुड़वाए गए हैं। 20 में से आप 10 ही मान के चलिए, 10 तो हर टीचर को लगभग कराने पड़ेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या क्या है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सिलेबस में रह क्या क्या गया है। ये आपके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से तो हमें आप मतलब ही नहीं है। इसका परफॉर्मा दे रखा था, वो तो इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पहले भी 8 नंबर का आता था, अब भी 8 नंबर का आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर देखिए फर्स्ट यूनिट देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्या दे रखा है जी आपको, ये दे रखा है आपको वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण। जो पुराने स्टूडेंट हैं शायद उनको पता होगा, ये शायद यूनिट हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी करा दी थी। वैद्युत आवेश, ये तो सिंपल सी बात है, वैद्युत आवेश तो कराना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हो, और आपको ये ना पता हो आवेश क्या है, तो ये तो कॉमन सी बात है। आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत, आप पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा।
देखो विद्युत क्षेत्र यानी इसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे वो कोई नहीं हटा है, जो इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, जिन्हें मोस्टली टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते थे, बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते थे, केवल वही। तो आपको ये मत समझो कि 30% सिलेबस हट गया है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप ये मान के चलिए केवल आपको 5% फ़ायदा होने वाला है, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका दिया है गॉस का नियम यानी गॉस की प्रमेय समझानी पड़ेगी हमें। गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट दिया है जी आपका धारा विद्युत में भी लगभग सभी टॉपिक वही हैं। विद्युत धारा धात्विक चालन आप पढ़ लेना, इसे स्टॉप कर करके पढ़ लेना धीमे धीमे। वैसे तो सबके पास होगी ही ये फाइल। देखो चुंबक की प्रेरण प्रत्यावर्ती धाराएं, अब इसमें से कुछ नहीं हटा है। वैद्युत चुंबकीय तरंग सब इसमें से केवल विस्थापन धारा वाला टॉपिक हट गया है। अब देखो ऑप्टिक्स में देखिए आप खंड बी में, देखो इसमें से एक हट भी गया लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ रह गया है। देखो इसमें मैंने वही कहा था, जैसे उन्होंने प्रकाश का अपवर्तन आपको यहाँ पढ़ना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या बोल दिया था कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन है ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन परावर्तन हटा दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि परावर्तन छुड़वा दिया जाए और अपवर्तन आपकी समझ में आ जाए। इसके बाद देखो दिया है पूरा आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब आपने जब परावर्तन नहीं पढ़ा तो पूरा आंतरिक परावर्तन समझ में आने वाला नहीं है। तो कुछ टॉपिक हट भी गए हैं, फिर भी टीचर्स की मजबूरी बनेगी